दिल्ली की एक अंधेरी और बारिश भरी रात। दो आदमियों की परछाइयां एक गंदे सीलन भरे फर्श पर रेंग रही हैं। उनके चेहरे अंधेरे में पूरी तरह गुम हैं और वे जोर लगाकर एक भारी लोहे का बक्सा घसीट रहे हैं। बक्से के भीतर से आ रही एक हल्की सी आहट उन दोनों को झटके से रोक देती है। डर और घबराहट में दूसरा आदमी एक फावधा उठाकर बिना सोचे उस बक्से पर जोर से वार करता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बस बारिश की आवाज और उन दोनों की तेज होती सांसें गूंजती हैं। अगले दिन दिल्ली का एक पुराना और जर्जर हॉस्टल अपनी रहस्यमयी दीवारों के साथ खड्डा है। वहां आर्यन का आगमन होता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक गहराई है। वार्डन उसे एक जंग लगी चाबी थमाता है और उसे कमरे नंबर 313 की ओर जाने का इशारा करता है। वार्डन की आंखों में एक अजीब सी चेतावनी है, मानो वह इस जगह के स्याह सच से वाकिफ हो। आर्यन कमरे के अंदर कदम रखता है, जहां हवा में सालों पुरानी सडन और सीलन घुली हुई है। उसकी नजर दीवार पर पड़ जाती है, जहां लाल रंग से उकेरा गया संदेश "मुझे बाहर निकालो" किसी के भयावह अंत की दास्तां कह रहा है। अचानक कमरे का सन्नाटा 3 सीनियर लड़कों के आने से भंग होता है। उनका लीडर कबीर सिगरेट के धुएं के बीच आर्यन को घेर लेता है। वह एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा करते हुए उसे कड़ी चेतावनी देता है कि उसे कभी नहीं खोलना है, वरना जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। कबीर की आंखों में डर साफ झलक रहा है। रात के सन्नाटे में आर्यन का ध्यान उस अलमारी से आने वाली टिक टिक की आवाज की ओर जाता है। उसका हाथ बिना हिचकिचाहट के उस पुराने ताले को तोड़ देता है। अलमारी के अंदर कोई रूह नहीं, बल्कि एक पुरानी हाथ की गद्दी मिलती है, जिसके पीछे रोहित का नाम लिखा है। जैसे ही आर्यन उसे उठाता है, आईने में उसे अपने पीछे एक जला हुआ चेहरा नजर आता है, लेकिन पीछे मुद्दने पर वहां कोई नहीं होता। अगले दिन हॉस्टल की फिजा बदल जाती है। कबीर के कमरे में नल से पानी के बजाय लाल खून बहने लगता है। आईने पर खून से लिखा तारीख 12 नवंबर कबीर के होश उड़ा देता है। वह हॉस्टल की गैलरी में आर्यन से टकराता है। आर्यन जब उसे वह गड्डी दिखाता है तो कबीर का चेहरा पसीने से भीग जाता है। समय जैसे उलटा भाग रहा हो और कबीर का अतीत उसके सामने आकर खद्दा हो गया हो। उसे अपनी की गई उस गलती का एहसास होने लगता है, जिसे उसने दीवार के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया था। सच्चाई के सामने आते ही हॉस्टल का गलियारा मानो अपनी लंबाई खींचने लगता है। डर और पछतावे में डूबा कबीर कैंटीन की ओर भागता है, लेकिन वहां उसे आर्यन का इंतजार मिलता है। आर्यन की आंखों में अब कोई सवाल नहीं, बल्कि एक अघोषित सजा का ऐलान है। कबीर अपनी पुरानी करतूतों को स्वीकार करते हुए घुटनों पर आ जाता है। वह बताता है कि कैसे रैगिंग की एक गलती ने रोहित की जान ले ली और कैसे उन्होंने अपने डर को छिपाने के लिए उसे दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन तभी पुलिस का सायरन गूंजता है और कबीर को हिरासत में ले लिया जाता है। कैंटीन का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका है। पुलिस को मौके पर कुछ नहीं मिलता, सिवाय उस एक पुरानी घड्डी के। कबीर का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका है। हॉस्टल के बाहर आर्यन अब एक पुलिस जैकेट में खड़ी डीढ़ा है। असलियत यह है कि वह कोई छात्र नहीं, बल्कि एक अंडरकवर अफसर था, जो 3 साल से रोहित की मौत का सच ढूंढ रहा था। लेकिन कहानी का असली मुद्दा तब आता है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट चौंकाने वाला सच उगलती है। दीवार के पीछे मिला कंकाल रोहित का नहीं, बल्कि किसी और का है। एक गहरा और भी बड़ा राज हॉस्टल की सीलन भरी नींव में दबा हुआ था। आर्यन तुरंत समझ जाता है कि हॉस्टल का वार्डन ही वह असली राक्षस है, जो वर्षों से इन लाशों को ठिकाने लगा रहा है। वार्डन का कमरा एक खुफिया रास्ते के जरिए एक तहखाने में खुलता है, एक ऐसी जगह जहां रोहित को अभी भी अधमरी हालत में कैद रखा गया था। वार्डन का काला सच सामने आते ही आर्यन का क्रोध उबल पड़ता है। वार्डन और उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर का गठजोड़ डकाए, जो नेताजी के इशारे पर यहां लाशों की मंडी चला रहे थे, आर्यन के सामने बेनकाब हो जाता है। एक खौफनाक संघर्ष के बाद आर्यन उस तहखाने में ही उन दरिंदों को बंद कर देता है। पेट्रोल की एक तीली जलती है और पूरी इमारत आग की लपटों में घिर जाती है। धुआं और राख
अब सब कुछ मिटा चुके हैं। वह पुरानी इमारत, वे सारे गुनाह और उन गुनाहगारों के राज। आर्यन आखिरी बार उस जलती हुई चिता को देखता है जहां से अब कोई चीख नहीं आ रही थी। सन्नाटा है और उस सन्नाटे में आर्यन अपने भाई को सुरक्षित लेकर एक नई सुबह की ओर बढ़ जाता है।